हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग धातु के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया। 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीसा के बारे में। किसके बारे में? सीसा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सीसा के बारे में, जिसको लेड बोलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो लेड का जो रासायनिक प्रतीक क्या होता है? पीबी होता है। क्या होता है? पीबी होता है। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? पीबी होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब। अब देखिए, कह रहा है जब लेड धातु मतलब क्या हो जाएगा? पीबी। लेड धातु क्या होगा? पीबी हो जाएगा। कह रहा कॉपर क्लोराइड क्या होता है? CuCl2 होता है। क्या होता है? CuCl2 का होता है। तो जब लेड कॉपर क्लोराइड से विलयन से अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है? देखिए, अब जो कॉपर की अभिक्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। किससे? लेड से। तो लेड क्या करेगा? कॉपर क्लोराइड से कॉपर को विस्थापित कर देगा, इसके जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? लेड क्लोराइड बना देगा। क्या बनाएगा? लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये देखिए, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से अभिक्रिया वाला देखिए जो वीडियो उसमें हमने वो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाया है। वहाँ से डिटेल आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम सक्रियता श्रेणी के बारे में समझाए हैं। आपको उसमें बताए हैं कि कौन सा ऊपर रहता है, कौन से नीचे रहता है, कब उसको विस्थापित कर सकेगा या करता है। ठीक है, वहाँ से जब देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या करेगा, लेड जो है कॉपर क्लोराइड से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर अलग हो जाता है और क्या बना लेता है? लेड क्लोराइड बना लेता है। क्या बना लेता है? लेड क्लोराइड बना देता है। तो इसमें पूछा था कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है? लेड क्लोराइड निर्मित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु। अब देखिए, हम लोग पारा के बारे में पढ़ेंगे। पारा, जिसको हम लोग मरकरी के नाम से जाना जाता है, इसका प्रतीक क्या होता है? Hg होता है। क्या होता है? इसका प्रतीक Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। तो इसमें पूछा है अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। तो अमलगम बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पारा की। किसकी जरूरत पड़ती है? पारा की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, इस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जो अमलगम होता है इस पे अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको साइंस में तो पढ़ी रही है, क्वेश्चन जीएस में भी पूछता है। ठीक है, जीएस में भी पूछता है। देखिए, मात्र एक ऐसा धातु कौन होता है? ठीक है, मात्र एक ऐसा धातु जो पारा है। ठीक है, मात्र एक ऐसा धातु है जो लिक्विड रूप में पाया जाता है, नहीं तरल रूप में पाया जाता है। मात्र वैसे जो धातु होते हैं कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। लेकिन जो पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो तरल रूप में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान तरल में है। तो वही क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम चुनना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विषम है। आपको इसमें बताना है इसमें से कौन सा विषम है। देखिए, पारा को ही पारद या क्यूक सिल्वर भी बोला जाता है। तो देखिए, जो पारा होता है इसी को पारद या क्यूक सिल्वर बोला जाता है। इसी को देखिए, जो पारा का होता है या मरकरी होता है उसी का, ठीक है, उसी का जो लैटिन नाम होता है वो हाइड्राजीरम होता है। क्या होता है? हाइड्राजीरम होता है। तो ये क्या उसका लैटिन नाम हो जाएगा। तो तीनों क्या हो गए? सेम हो गए। अब ब्रोमोस क्या है? इससे अलग है। तीनों क्या हो गए? एक हो गए। तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। देखिए, पारा को ही क्यूक सिल्वर बोला जाता है या पारद बोला जाता है। इसका लैटिन नाम हाइड्राजीरम होता है। अगला क्वेश्चन है क्यूक सिल्वर। देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, क्यूक सिल्वर किसे कहते हैं? तो मरकरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? मरकरी को कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? मरकरी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मरकरी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल रहती है। इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है इसका
अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध, इसी कारण ये क्या होता है, तरल अवस्था में रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सबसे कम अवक्रियाशील है। आपको बताना इसमें से सबसे कम अवक्रियाशील है। तो सबसे कम अवक्रियाशील तभी आप बता पाएंगे जब आपको सक्रियता श्रेणी याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सक्रियता श्रेणी याद होना चाहिए। देखिए हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं कि देखिए ये क्या होता है। अब इसमें देखिए मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, पारा है, एल्युमिनियम है। तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक होता है, देखिए के से क्या होता है, पोटेशियम होता है। क्या होता है, पोटेशियम होता है। इसके पहले वीडियो देखे होंगे तो सक्रियता श्रेणी हम आपको 5-6 समझाए थे, ठीक है। केदारनाथ, देखिए यानी इससे क्या होगा, सोडियम। केदारनाथ का माली, आलू जरा, ठीक है, जिंक हो जाए जरा, फीका, एक दूसरे के नीचे हैं, फीका पकाता है। उसके बाद क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, कोट है से क्या होगा, अच्छा जी कोट है आपका मतलब AgAu, इसके नीचे क्या आएगा, PT। सब एक दूसरे जो लिखने क्रम से नीचे लिखा गया, जगह कम इसलिए लिख दिए। तो जो सबसे नीचे होता है, ठीक है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे कम अवक्रियाशील होता है। जो सबसे ऊपर होता है सबसे अधिक अवक्रियाशील होता है। इसको याद करने की ट्रिक होता है। देखिए के से क्या हो जाएगा, पोटेशियम। केदार यानी से क्या होगा, सोडियम। केदारनाथ, देखिए केदारनाथ का माली, आलू जरा, फीका पकाता है, कोट है आपका। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे कम अवक्रियाशील। तो देखिए कह रहा हूँ मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम आपका यहाँ पे हो गया, इस ठीक है, एल्युमिनियम इसके नीचे हो गया। उसके बाद आपका देखिए मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन, अच्छा देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कोट है हो गया, इसके नीचे क्या है गया, अच्छा जी। तो देखिए सबसे नीचे क्रम में देखेंगे तो क्या है, अच्छा जी यानी पारा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। आप इसको ऊपर से नीचे तक लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्विकसिल्वर क्या है। तो क्विकसिल्वर किसको बोला जाता है, पारा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, पारा को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु को पहचानिए। तो इसको किसका प्रयोग किया जाता है, पारे का किया जाता है। किसका किया जाता है प्रयोग, पारे का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा कच्छी या कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो कौन सा है, एकमात्र धातु ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो क्या है, पारा है। क्या है, पारा है यानी मरकरी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होता है। तो कौन होता है, पारा होता है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है। तो कौन सा हो जाएगा, पारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए NTPC में पूछा है, पारा का समान नाम क्या है। तो पारा का समान नाम क्या है, पारा को क्या बोला जाता है, क्विकसिल्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्विकसिल्वर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा कॉपर जिंक टिन। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉपर जिंक टिन शुरू हो जाएगा। ये कह रहा है धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह है। तो ऐसा कौन सा धातु है, ऐसा धातु है तांबा। ऐसा कौन सा धातु है, तांबा है। तांबा एक ऐसा धातु है जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है, उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, किस पे, तांबा पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। 500-600 भी हो जा रहा है लेकिन 100 लाइक नहीं पूरा हो रहा है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ये फ्री कॉस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि लौह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो पतली परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, गैल्वनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैल्वनीकरण। इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको हम बताए थे लोहे पर जिंक की यानी जस्ते की पतली परत चढ़ाने को क्या बोला जाता है, गैल्वनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैल्वनीकरण कहा जाता है, ठीक है। और देखिए इनोडाइजिंग के बारे में इसके पहले जब एल्युमिनियम वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आपको बताए थे इनोडाइजिंग क्या होता है। अगर वो एल्युमिनियम वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, इसके बारे में हम बताए हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। ठीक है, जंग की क्या करता है, रोकथाम करता है। तो देखिए इसी को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसी को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। और देखिए जब जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो क्या करता है, सुरक्षा परत के रूप में काम करता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है। तो कौन सा तत्व जोड़ा जाता है, एसएन को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, एसएन को जोड़ा जाता है। एसएन को क्या नाम, इसका नाम टिन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, टिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टिन बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। यानी तांबा और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए किसको जोड़ा जाता है, टिन को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, टिन को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो किसके, इसी को क्या बोला जाता है, अभी पढ़ चुके हैं, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। लोहे को जस्ते की एक कोटिंग या परत चढ़ाना, लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाने को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया, गैल्वेनीकरण यह एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर, ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो किससे बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिंक कॉपर सल्फेट विनिमय से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक क्या, अब इसमें बताना है कि क्या होगा। देखिए कॉपर की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है, क्योंकि जो जिंक होता है कॉपर की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है। अभी हम आपको बताएं, रिएक्टिव सीरीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है जिंक कॉपर सल्फेट विनिमय से, जिंक मतलब क्या हो जाएगा, जेडीएन हो जाएगा। जिंक क्या होगा, जेडीएन हो जाएगा। और कह रहा है कॉपर सल्फेट से। अब देखिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। इसके जगह पर अपने आ जाएगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि ZN की जो अपक्रियाशीलता है क्या है, कॉपर की तुलना में अधिक है। कॉपर की तुलना में ZN की यानी जिंक की अपक्रियाशीलता क्या अधिक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको जब हमारे वीडियो देखें प्लेलिस्ट से, इसमें विस्थापन अपक्रिया में देखेंगे तो वहाँ आपको डिटेल समझाएं। वहाँ से हम सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिव सीरीज को समझाएं। रिएक्टिव सीरीज अभी इसके पहले बताए हैं कि जो सबसे ऊपर होगा सबसे अधिक क्रियाशील होगा और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम अपक्रियाशील होगा। तो वो वाला प्लेलिस्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। अभी तो यही क्वेश्चन समझाए, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर। देखिए कॉपर सल्फेट में जब आप जिंक मिलाएंगे तो क्या करेगा, जो ZN है, ठीक है, जो ZN है ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। इसको विस्थापित करके इसके जगह खो जाएगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, कॉपर सल्फेट 5H2। इसको ये जल का मॉलिक्यूल जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए कॉपर सल्फेट तो सब में है, ठीक है, कॉपर सल्फेट सब में है, बस आपको ध्यान रखना है कि 5H2 आएगा। जैसे अभी इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे आयरन वाला, तो उसमें फेरस सल्फेट आता है, उसमें जल के जो मॉलिक्यूल होते हैं आपको बताए थे 7H2 होता है। ठीक है, उसमें आपको ट्रिक से भी बताया कि F का उल्टा क्या होता है। देखिए F है, इसका उल्टा क्या होता है, 7 होता है। तो फेरस सल्फेट में 7H2 होता है। इसी तरह कॉपर सल्फेट में 5H2 होगा। कितना होगा,
5:2 होगा। ठीक है, इसका अब आप लोग बताइए कौन सा ट्रिक बताएं कि जिससे 5:2 आपको याद रहे। या तो सीधे सीधे देखिए हम जो ट्रिक बनाए हैं उसको आप सुन लीजिए। देखिए जैसे कापर है, कापर से रिलेट करवाइए कपार। कपार किसको बोला जाता है? सर को। तो सर हम जब दबाते हैं तो हाथ से दबाते हैं, हाथ में कितनी उंगलियां होती है? 5। तो कापर यानी कपार को जब दबाते हैं तो 5 उंगलियों की जरूरत पड़ती है। हाथ से दबाते हैं ना तो हाथ में कितनी उंगली होती है? 5। तो जब भी कापर आएगा तो 5 याद रखिएगा। तो कापर सल्फेट में क्या हो जाएगा? 5 आएगा। ठीक है, और फेरस सल्फेट में 7 आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? तो इसमें लचीला और कोमल कौन सा है? तांबा। देखिए इसमें जो लचीला और कोमल कौन सा है? तांबा है। बाकी फास्फोरस और सल्फर और कार्बन ये सब क्या हैं? अधातु हैं। ठीक है, अधातु जो हैं, अधातु क्या होते हैं? ये लचीला और कोमल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो तांबा है धातु है इसलिए क्या होगा? लचीला होगा। अगला क्वेश्चन है कि तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाने पर विस्थापन होता है। तो देखिए कह रहे तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाने पर, तो जस्ता क्या करेगा? तांबा सल्फेट से तांबा को विस्थापित कर देगा। तो मिलाने पर विस्थापित होता है तो क्या विस्थापित होगा? तांबा यानी कापर विस्थापित होगा। अभी तो हिंट पढ़े हैं कि कापर सल्फेट में, ठीक है, जब जिंक मिलाएंगे तो Zn की अपक्रियाशीलता क्या होती है? कापर से अधिक होती है। तो जिंक क्या कर देगा? कापर को विस्थापित कर देगा। ठीक है, किसको विस्थापित कर देगा? कापर को यानी तांबा को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। और इस अपक्रिया को क्या बोला जाता है? विस्थापन अपक्रिया बोला जाता है। कौन सा अपक्रिया बोला जाता है? विस्थापन अपक्रिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जिंक सल्फेट के मिश्रण में कापर धातु को डुबाया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है जिंक सल्फेट ZnSO4, कह रहा है ZnSO4 के मिश्रण में कापर धातु को डुबाया जाता है। देखिए अभी इसके पहले आप कापर सल्फेट वाला पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे जो Zn की अपक्रियाशीलता क्या होती है? कापर से अधिक होती है। क्या होती है? कापर से अधिक होती है। और जब कापर से अधिक होती है Zn की अपक्रियाशीलता, तो क्या कापर इसको Zn को विस्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अधिक अपक्रियाशीलता है। ठीक है, इसकी अपक्रियाशीलता क्या अधिक है, तो कापर कभी भी Zn को विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो जब डुबाया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी विस्थापित नहीं कर पाता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए जल्दबाजी में मत कर दीजिए, कापर Zn को विस्थापित कर देगा, कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपक्रिया करती है। अच्छा देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सी गैस विकसित होती है? जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, कह रहा है जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जिंक मतलब क्या होगा? Zn हो जाएगा। Zn किसके साथ रिएक्शन करेगा? HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ZnCl2 बनाता है। ZnCl2 बनाएगा, यानी जिंक क्लोराइड क्या बनाएगा? ZnCl2 बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और प्लस क्या बनाएगा? H2 गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? H2 गैस निकलेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी गैस विकसित होती है? तो कौन सी गैस विकसित होती है? H2 विकसित होती है। और क्या बनाता है? Zn क्लोराइड यानी जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों नहीं लगाई जाती है? क्योंकि जो जिंक होता है टिन से अधिक अपक्रियाशील होता है। जो जिंक होता है वो टिन से अधिक अपक्रियाशील होता है, इसलिए भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? कौन सा बना सकता है आपको बताना। देखिए इसके पहले आप वीडियो देखे होंगे तो उभयधर्मी वाला एक स्पेशल बनाए हैं, उभयधर्मी वाला टॉपिक देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो उसमें बताए थे जिंक ऑक्साइड या ZnO, जिंक ऑक्साइड कहे या एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये जो दोनों होते हैं क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? इसका Zn सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका Zn सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है?
तो जिंक देखिए लोहे पर हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। और लोहे को गैल्वेनाइज्ड लोहा बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इसे गैल्वेनाइजिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजिंग बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को ही क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजिंग बोला जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कम से कम हर वीडियो पे 100 लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 100 लाइक कर दीजिएगा और कम से कम 100 लोग लाइक कर दीजिएगा, 50 लोग तो कमेंट कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर की कोटिंग की जाती है। तो देखिए गैल्वेनाइजीकरण में किसका किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा का दूसरा नाम है। तो नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है आपको बताना। देखिए जो कॉपर सल्फेट होता है, क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। अभी देखिए कॉपर से कपार से बताए ना, कॉपर से क्या होगा, कपार को रिलेट करना, कपार को दबाते समय हम 5 अंगुलियों को प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा 5H2 होगा। इसी को कॉपर सल्फेट 5H2 को क्या बोला जाता है, नीला थोथा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नीला थोथा। और देखिए कॉपर को ही ताम्र बोला जाता है, नहीं इसको हम कहते हैं ताम्र सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताम्र सल्फेट बोलते हैं, यानी कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए आप कमेंट करके बताइए कि फेरस सल्फेट जो 7H2 होता है इसको कौन सा थोथा बोलते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, हेप्टाहाइड्रेट देखिए जिस 7 लिखा ना, तो ये आ गया 7H2 को आमतौर पर के नाम से जाना जाता है। तो जिंक सल्फेट, यहाँ पर देखिए जिंक आ गया, क्या आ गया, जिंक आ गया। अच्छा घर में देखे होंगे, गांव में जो खाद आता है तो कहते हैं जिंक, यूरिया के साथ जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो जिंक देखे होंगे, जो जिंक खाद होता है वो किस कलर का होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, किस कलर का होता है, सफ़ेद होता है। तो इसी को क्या बोलते, देखिए जिंक सल्फेट आएगा तो इसको सफ़ेद थोथा बोलते हैं या तूतिया। देखिए थोथा को तूतिया भी बोला जाता है। तो श्वेत मतलब क्या होता है, सफ़ेद, थोथा मतलब तूतिया, तो क्या हो जाएगा, श्वेत तूतिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्वेत तूतिया हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। तो देखिए कॉपर सल्फेट अगर रहेगा तो नीला तूतिया होगा। ठीक है, क्या होगा, देखिए कॉपर सल्फेट रहेगा तो नीला तूतिया होगा, अगर जिंक सल्फेट रहेगा तो श्वेत तूतिया होगा, और फेरस सल्फेट रहेगा तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा किसका रासायनिक नाम है, कॉपर सल्फेट का। किसका रासायनिक नाम है, कॉपर सल्फेट का। अगला क्वेश्चन है कि भूप्रकृति में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। देखिए अब इसमें हम लोग अन्य धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, जो धातुएं छूट गई उसके बारे में। ठीक है, तो भूप्रकृति में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर धातु की बात नहीं कह रहा, तत्व की बात कह रहा है। क्या कह रहा है, तत्व की बात कह रहा है। तो पहले नंबर पे कौन सा पाया जाता है, ठीक है, पहले नंबर पे क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भूप्रकृति में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व क्या होता है, सिलिकॉन होता है। ऑक्सीजन भूप्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर तत्व है। ठीक है, और एल्युमिनियम तथा लोहा ये बहुत कम पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए दोस्तों इसके पहले वीडियो देखे होंगे, तभी उसमें आपको समझाए थे कि जो सोना होता है, चांदी होता है, प्लेटिनम होता है। ठीक है, ये तीनों मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए Ag और Au तो दिया नहीं है, तो क्या दिया, प्लेटिनम दिया, तो यही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर ये सब क्या होते हैं, अगर कॉपर होता तभी सही हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु इसमें कौन सी है, लिथियम है। कौन सा है सबसे हल्की धातु, लिथियम होता है। लिथियम क्या होता है, सबसे हल्की धातु होता है। अगला क्वेश्चन है
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। देखिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ये ऐसी धातु है जिसको हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और सबसे हल्की धातु पूछेगा तो कौन सी होगी? लिथियम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टज है। देखिए ये जीके जीएस में भी पूछा जाता है। तो घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टज क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के साथ अपक्रिया नहीं करती है? अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है वायु के साथ अपक्रिया नहीं करती है। तो देखिए जो स्वर्ण होता है और प्लेटिनम होता है, ठीक है, जो स्वर्ण होता है और प्लेटिनम होता है ये वायु के साथ अपक्रिया नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हथेली पर रखने पर निम्न से कौन सा पिघल जाएगा? तो कौन सा पिघल जाएगा? गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम एक ऐसे धातु हैं जो हथेली पर रखने पे क्या होते हैं? धीरे धीरे पिघल जाते हैं। क्या होते हैं? धीरे धीरे पिघल जाते हैं। तो गैलियम और सीजियम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, धातु का क्षय नहीं होता। कौन से धातु का क्षय नहीं होता? तो कौन से होता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। बाकी मैग्नीशियम का भी हो जाता है, लोहा का भी, कैल्शियम का क्षय हो जाता है, लेकिन प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। तो ये बताएं सीजियम और गैलियम। तो यहाँ पर देखिए गैलियम दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप अपनी हथेली पर धातु रखेंगे तो वह पिघल जाएगा। तो कौन कौन? सीजियम और गैलियम। तो यहाँ पर गैलियम दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है? आपको बताना इसमें से अधातु खनिज कौन सा है। तो अधातु खनिज कौन सा है? जिप्सम। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम तो धातु होता है, बॉक्साइट और मैग्नीज ये सब क्या होते हैं? धातु खनिज होते हैं। लेकिन अधातु खनिज कौन सा होता है? जिप्सम। जिप्सम जो क्या होता है? अधातु खनिज होता है। जिप्सम के बारे में आज जो कैल्शियम पढ़ाए थे तो वहाँ बताए थे, इसको जिप्सम का क्या होता है फार्मूला? CaSO4, ठीक है, CaSO4 2H2O। यही क्या होता है? जिप्सम होता है। ये अधातु खनिज होता है। क्या होता है? अधातु खनिज होता है, यानी अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों इस यहाँ से देखिए आपका धातु पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अधातु पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अधातु पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।